पिछले दो क्लास में हमने डिस्कस किया था आपको साइन रूल और कोसाइन रूल, और साइन रूल और कोसाइन रूल से संबंधित जो बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने कई एग्जाम्पल के माध्यम से समझा था। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने आपको डिस्कस किए थे। इस सेशन में हम देखेंगे कि जो आपके ट्रायंगल्स हैं उसकी अपनी एक बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, मान लिया कि ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कुल कितने एंगल्स? 3 एंगल्स। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन है कितने एंगल्स? तो टोटल 6 एंगल्स है। ठीक से देखते जाइएगा, टोटल कितने एंगल हो गए? 6 एंगल्स हो गए, जिसमें 3 एक्सटीरियर एंगल है और 3 इंटीरियर एंगल है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपसे कि जो वर्टेक्स होता है उसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं और कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। यानी किसी भी त्रिभुज का जो वर्टेक्स है उसको हम कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। समझ रहे हैं? तो हम लोगों को सिखाया गया है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन उसमें थोड़ी सी करेक्शन करनी है। करेक्शन ये करनी है कि कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 180 डिग्री हम तभी कह सकते हैं जब बात इंटीरियर एंगल की हो रही हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा लोगों को कि कहीं ना कहीं हम आंतरिक कोण के बारे में बात कर रहे हैं। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स जो हैं उसके सम 180 डिग्री के इक्विवेलेंट है। और यहाँ से कई कंक्लूजन निकलता है। तो पहला कंक्लूजन ये है कि अगर हमसे किसी ने पूछा एंगल ए प्लस एंगल बी, तो हम कहते हैं कि 180 माइनस एंगल सी होगा। हमसे किसी ने पूछा एंगल बी प्लस एंगल सी, तो हम कहेंगे 180 माइनस एंगल ए होगा। इसी तरीके से अगर किसी ने पूछा एंगल ए प्लस एंगल सी, तो हम कहेंगे 180 माइनस एंगल बी होगा। यहाँ पर ध्यान से समझिए, कंक्लूजन तो हमने निकाल दिया, लेकिन ये जो आप केस देख रहे हैं 180 माइनस एंगल ए, 180 माइनस एंगल बी, 180 माइनस एंगल सी, ये बेसिकली कुछ है नहीं, ये है 180 माइनस एंगल सी। क्योंकि ये एंगल सी अगर है तो ये 180 माइनस एंगल सी है। समझ रहे? तो फिर ये जो एंगल है ये क्या होगा? 180 माइनस एंगल ए, और इसी तरीके से ये क्या होगा? 180 माइनस एंगल बी। और ये तीनों के तीनों यानी जो आउटसाइड में दिख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सारी चीज़ों को डिटेल में समझ सकते हैं। तो आप कैसे समझेंगे? अगर किसी ने कहा कि C पर बना हुआ एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे कि सामने जो 2 इंटीरियर एंगल है इस दोनों के जोड़ के बराबर होगा। आप लॉजिकली कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स। यानी 180 डिग्री माइनस एंगल C मीन्स हमने कहा कि ये जो 180 माइनस एंगल C है वो अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू सामने वाले 2 इंटीरियर एंगल के जोड़ के बराबर होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब हुआ कि इसके सामने जो 2 एंगल दिख रहे हैं उस दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। सॉरी, एंगल बी है तो एंगल सी के।
अगर इसका मान चाहिए तो फिर हमें इस दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होगा। तो यही हमारे सामने में एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम है। अब इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं, दूसरे केस में प्रूफ कर रहे हैं हम कि अगर हम तीनों एक्सटीरियर एंगल को जोड़ें, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, और अगर हम लॉजिकली चलें तो हम कह सकते 180 माइनस एंगल ए प्लस 180 माइनस एंगल बी प्लस 180 माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 540 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। और हम जानते हैं कि 540 डिग्री अब माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों को जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे तो कितने डिग्री के बराबर हुआ? 360 डिग्री के इक्विवेलेंट हुआ। तो पहला कंक्लूजन क्या निकला? पहला कंक्लूजन ये निकला कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। यानी मैं ट्रायंगल के एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन एनी ट्रायंगल इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक बात आप समझ गए होंगे कि फिर से मैं एक बार रिकॉल करने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा इंटीरियर एंगल जो है उसके सम 180 डिग्री के इक्विवेलेंट और एक्सटीरियर जो एंगल होंगे उसके सम 360 डिग्री के इक्विवेलेंट। यहां तक हम सभी जानते हैं, चाहे जिसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी कमजोर भी होती है तो वो इस बात को भली भांति समझता है कि इंटीरियर एंगल का सम और एक्सटीरियर एंगल का सम कैसे निकलता है। लेकिन ऑर्डिनरी स्टूडेंट वर्सेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की अगर हम बात करें तो फिर हम कहेंगे कि ये जो एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ की है, ये ट्रायंगल बेसिकली क्या है? ये ट्रायंगल जो है ये पॉलीगन है। सबसे कम साइड वाला ये क्या है? पॉलीगन है। और किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 2n-4 इंटू 180 डिग्री या 90 डिग्री कर लीजिए, 2 कॉमन नहीं लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2n-4 इंटू 90 कर दिया। आप चाहे तो 2 कॉमन लेकर के n-2 इंटू 180 कर सकते हैं। और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर अगर बोलेगा तो ऑलवेज कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। अब इससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। कैसे? तो हम इसको फॉर्मूला पे डाल सकते कि 2n-4 इंटू 90 डिग्री होना चाहिए और n की वैल्यू ट्रायंगल में 3 होती है। तो आप देख सकते हैं कि 2 3 जा 6 -4 2 इंटू 90 180 और ऑलवेज 360 डिग्री की वैल्यू कितने हो जाएगी? एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। इसी को क्या किया, समराइज करके रट लिया और उसके लिए कुछ कंसेप्ट मैप तैयार कर लिए ताकि फ्यूचर में मेमोराइज रहे। ठीक है, मैं इसको हटाता हूं। अब इसको क्या किया कि कुछ थ्योरम्स को साइड में लिख करके रख लिया और इसको याद कर लिए। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है,
इसको अगर मैंने इंटीरियर बोला अल्फा, इसको मैंने बोल दिया बीटा, और ये हो गया थीटा, ओके। और एक्सटीरियर में इसको मैंने बोल दिया, मान लेता हूँ कुछ भी मान ले, जैसे कि अल्फा बीटा थीटा ले ही लिया मैंने, तो फाई ले लेता हूँ, ये लेम्डा ले लेता हूँ, और मान लीजिए कि म्यू ले लिया, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया, और ये कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, ये मैं इंटीरियर एंगल के लिए लिखा। और इंटीरियर एंगल के हिसाब से अगर चले तो कैपिटल ए की जगह पे हमने अल्फा, फिर हमने बीटा, और फिर हमने थीटा शब्द का जिक्र किया। ये मेमोराइज करने के लिए मैं लिख रहा हूं। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और ये कहीं ना कहीं इंटीरियर एंगल के पर्सपेक्टिव है। समझ रहे? और हमने एक्सटीरियर एंगल के पर्पस से क्या लिया है? फाई है, लेम्डा है, प्लस म्यू है। तो इस तीनों का सम कितना होगा? 360 डिग्री। और ये मैंने किसके पर्सपेक्टिव लिया? एक्सटीरियर एंगल के। ठीक है, दो तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर चले एक्सटीरियर एंगल थ्योरम की ओर। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है? तो पहले हमने क्या बोला था कि जो फाई है हमारा वो 180 माइनस अल्फा के इक्विवेलेंट है। लेम्डा जो हमारा है वो 180 माइनस बीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग है। और जो म्यू हमने लिया है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई सिंबल हमने लिया है जो 180 माइनस थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग है। और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दिया। एक और जो कंसेप्ट हमने बताया वो आपको याद होगा कि किसी भी एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बाकी के दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है, यानी थीटा प्लस बीटा। उसी तरीके से मुझे अगर लेम्डा की वैल्यू चाहिए तो अल्फा प्लस थीटा के इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। और सेम अगर म्यू की वैल्यू चाहिए तो फिर अल्फा प्लस बीटा के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर? ज्योमेट्री को अगर पूरी तरीके से कमांड करनी हो तो इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप बेसिक पे वर्कआउट कीजिए। क्योंकि बेसिक में इतने थ्योरम्स होते हैं कि लोग इस पे वर्कआउट नहीं करके शॉर्टकट थ्योरम सब निकाल के बनाते जाते हैं। थोड़ी सी भी अगर चेंजिंग हुई तो आपको ले दे करके बर्बाद कर देगा। और खासकर 2018 के जो क्वेश्चंस हुए थे वो तो किसी से छिपा हुआ है नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्वेश्चन थे। और हम लोग जनरल लाइफ में इंटीरियर एंगल पे फोकस करते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत बेसिक काफ़ी है कि आपको मैंने इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बारे में समझा दिया। और पॉलीगन के बारे में भी ध्यान रखना है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन 2n-4 × 90, ये बहुत ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि ज्योमेट्री में पॉलीगन नाम का एक चैप्टर भी अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो ये थी कुल एंगल्स के बारे में बात। अब हम बात करते हैं साइड के बारे में। जैसे मैंने कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया, ए, बी और सी वर्टेक्स का नाम दे दिया। यूं ही कुछ भी नहीं रखा जाता है। ऐसा कभी नहीं आप देखोगे कि ट्रायंगल जो है सो एम, एन, पी इस तरीके से वर्टेक्स नहीं रखा जाता है। आप अगर 50 किताब भी पढ़ोगे
तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बुक्स होंगे जिसमें पी क्यू आर कभी कभी रखता है, वो भी जब कब रखता है, जब एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल से रिलेट करना होता है। नहीं तो नेचुरली जनरली जब कोई रखा जाता है तो एंगल का जो मान है या वर्टेक्स की जो वैल्यू है वो ए, बी और सी ही रखी जाती है। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी ये वर्टेक्स हुआ, और कैपिटल ए के ठीक अपोजिट स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। ध्यान इस बात का रखेंगे, ऑर्डर में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। और कैपिटल बी के अपोजिट स्मॉल बी और कैपिटल सी के अपोजिट स्मॉल सी। अगर कोई हमसे पूछे कि ट्रायंगल तो हमने ड्रॉ कर ली, लेकिन ट्रायंगल्स बने कैसे, तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी किसी भी ट्रायंगल की वो क्या होगी कि सम ऑफ एनी टू साइड्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में दो साइड अगर कोई भी आप ले लो, जैसे हमने ए और सी का सम ले लिया। अब अगर ए और सी का सम ले लिया तो सम ऑफ एनी टू साइड्स, तो मैंने दो साइड का सम ले लिया, ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी किससे ज्यादा होनी चाहिए? बी से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लेस देन करोगे और आप इक्वल करोगे, दोनों के दोनों गड़बड़ हो जाएंगे। सबसे पहला हो गया ए प्लस सी ग्रेटर देन बी, तो आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि ए प्लस बी, तो हम कहेंगे ग्रेटर देन सी। और फिर प्रश्न ये चल रहा होगा कि बी प्लस सी, तो आप कहेंगे ग्रेटर देन ए। पहला थ्योरम ये है, ये अनिवार्य है, क्योंकि इससे एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चंस आए भी थे। तो पहला फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमारा क्या हुआ किसी भी ट्रायंगल का? वो ये हुआ कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, वो भी हमेशा, ऑलवेज। यानी ए प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए। क्लियर यहां तक? दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी, डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स लेस देन थर्ड साइड। अब चूंकि पहले वाले में हमने ऑलवेज शब्द का जिक्र कर दिया है, तो सेकंड में अगर ऑलवेज नहीं भी जिक्र करते हैं तो इसका मतलब इसी थ्योरम के कॉरेस्पॉन्डिंग थ्योरम है। तो ए और सी के बीच का डिफरेंस, अब यहां ठीक से देखो आप, मैंने मॉड्यूलस लगा दिया, ऑलवेज लेस देन बी, ए एंड बी ऑलवेज लेस देन सी, और बी एंड सी ऑलवेज लेस देन ए। इसको लिखने के एक तरीके तो ये हो गए कि डिफरेंस जब भी होता है वो पॉजिटिव होता है। ये सब ध्यान रखिएगा कि डिफरेंस जब भी होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मॉड्यूलस लगा दिया कि किसी भी दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरे भुजाओं की लंबाई से कम होती है, यानी छोटी होती है। ओके, यानी ए और बी के जो बीच का डिफरेंस है वो सी से छोटी होगी, बी और सी के बीच का जो डिफरेंस होगा वो ए से छोटी होगी। ये दो रूल जब तक नहीं रहेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये सबसे पहला ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि आपके पास में साइड भी हो गया, एंगल भी हो गया। तो जब अब साइड और एंगल हो गए तो फिर हम इंटर करेंगे ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल का मीन्स क्या होगा यहां पे? ट्रायंगल हम लोग कहते हैं ना तीन एंगल से बना हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रायंगल जब भी बनता है वो तीन जो होंगे वो साइड होंगे।
और 3 क्या होंगे, एंगल्स होंगे, और सब एक दूसरे के क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। यानी ऐसे नहीं होगा कि कुछ भी लिखा जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल को हम अगर क्लासिफिकेशन करें तो सबसे पहला तो ये समझ में आ गया कि ट्रायंगल पहुंचेंगे हम तभी जब हमारे पास किसी भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरे से बड़ी होनी चाहिए और अंतर तीसरे से छोटी होनी चाहिए। इवन तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, एक्सटीरियर का सम 360 डिग्री होनी चाहिए। अब अगर हम ट्रायंगल में इन करते हैं तो उस दौरान क्या क्या चीजें होंगी जरा देख लीजिए। ठीक है, तो इसे मैं 2 फेज में बांट दिया। एक हो गया बेस्ड ऑन साइड्स और दूसरा हुआ बेस्ड ऑन एंगल्स। यानी अगर हम त्रिभुज का वर्गीकरण करें, अगर हम इसको क्लासिफिकेशन की ओर लेके जाएं तो हम कहेंगे कि हम 2 तरीके से इसको हम देख सकते हैं, एक साइड के आधार पर और दूसरा हम देख सकते हैं इसको एंगल के आधार पे। तो साइड के अगर हम आधार पे चलते हैं तो ट्रायंगल के टोटल कितने होंगे, 3 साइड्स, 3 तरह के ट्रायंगल होंगे। पहला A = B = C, दूसरा क्या होगा A = B इज नॉट इक्वल टू C, और तीसरा क्या हुआ A = नॉट B = नॉट C। मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया है कि स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c क्या होते हैं, ये कोड वर्ड में मैंने लिख दिया, साइड होता है। तो तीनों भुजाएं बराबर हो सकती है, ऐसे भी एक त्रिभुज होंगे, 3 में से कोई भी 2 भुजा बराबर हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर a और b ले लिया, आप ये b और c भी कह सकते हो, बट थर्ड साइड इज नॉट इक्वल टू अदर साइड्स। तो a = b इज नॉट इक्वल टू c, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। तो अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं तो इसी को कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अगर किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो तो इसी को कहते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। और अगर तीनों में से कोई बराबर नहीं हो तो इसी को कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो एक हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज, एक हो गया समद्विबाहु त्रिभुज और एक हो गया विषम बाहु त्रिभुज। लेकिन कुल मिलाकर के ज्योमेट्री ऐसी चीज है कि जैसे जैसे आप चैप्टर की गहराई में जाएंगे हिंदी आपकी ऑटोमेटिक छूटती जाएगी। दूसरा जो हमारा बेस्ड ऑन एंगल्स होगा उसमें क्या क्या हो सकता है, तो हम कह सकते हैं, और एक बात ध्यान रखिएगा सब कोड का खेल है इसलिए कोडिंग जरूर क्लियर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते कि एंगल A = एंगल B = एंगल C, और दूसरा कह सकते कि कोई भी एक एंगल, मान लीजिए मैंने एंगल A को ही ले लिया, ये लेस देन 90 डिग्री हो सकता है और ये ग्रेटर देन 90 डिग्री हो सकता है। क्लियर यहाँ तक? मतलब ये कहना हम चाह रहे थे कि ऐसी त्रिभुज होगी जिसके तीनों एंगल बराबर होंगे। यानी हम इसको ऐसे कहें कि ईच एंगल = 60 डिग्री। और एक केस हमने यहां पे लिखा है कि एंगल A इज लेस देन 90, एंगल A इज ग्रेटर देन 90। और एक एंगल हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल A = 90 डिग्री। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कोई भी एंगल A, एंगल B और एंगल C की जगह पर ले सकते हैं। तो यदि 90 डिग्री से कोई भी एंगल कम होगा, यदि ईच, यहां पर मैंने ईच की जिक्र की है, जैसे यहां पर क्या हुआ 60 डिग्री मैंने लिखा, यहां पर 90 डिग्री मैंने लिखा, मीन्स ये हुआ कि 60 डिग्री वाला जो एंगल होता है वो बेसिकली होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन
मैंने शब्द लगाया ईच का, इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक एंगल अगर मान लेता हूं कि 60 डिग्री हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक एंगल अगर 60 डिग्री है तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से कम है। तो मेरे कहने का सेंस है कि ईच एंगल अगर 60 डिग्री है तो हम 60 डिग्री को भी 90 डिग्री से कम में काउंट कर सकते हैं। और हम ये अगर लिख दिया लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए। अब ये कहोगे कैसे संभव है, तो आपको मैं बता देता हूं कि इस तरीके से संभव है कि इस तरह के एंगल को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। किसी किताब में हमने पढ़ लिया कि किसी त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री से कम हो तो गलत है, वो पता चलेगा कि बाद में कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज कर गए। तो मैंने यहाँ पे ईच शब्द का जिक्र किया है और ये बताने की कोशिश की है कि अगर ये तीनों एंगल बराबर हो जाता है और 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री भी हो जाती है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं 85 डिग्री अगर एक एंगल ले लें तो बाकी के जो एंगल्स होंगे उसमें अगर हम बाइफर्केट करें, एक ही एंगल अगर कम माने तो पता चलेगा कि हम 95 डिग्री को ले लिए और एक को मैंने 92 डिग्री बना दिया और एक को हमने 3 डिग्री बना दिया। तो यही वजह है कि एक एंगल 90 डिग्री से कम नहीं, मैंने कहा ईच एंगल मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री, देन वी कैन कॉल कितना एक्यूट एंगल ट्रायंगल। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए। यहां तक मुझे लगता है कि अब क्लियर हो गया होगा। और 90 डिग्री से कम और एक्यूट एंगल का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा हमने कहा कि एंगल ए ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब क्या होगा कि इसमें हम अब कह सकते हैं, इसमें हम ईच कह सकते हैं, लेकिन इसमें हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो यहां पर हम कह सकते एनी वन एंगल। तो ऑटोमेटिक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। और अगर ये एग्जैक्टली कोई एक एंगल एनी वन एंगल अगर एग्जैक्टली अगर बराबर हो गया 90 डिग्री के, तो हम कहेंगे कि ये जो एंगल है वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, यानी हम यहां पर इजीली कह सकते हैं कि हमारे पास में 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं एंगल के बेस पे, जिसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, अर्थात 60-60-60 टाइप का, या कोई भी और 3 एंगल जो डिफरेंट एंगल पे भी हो, बट उसके जो एंगल के जो मान हो वो 90 डिग्री से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो ईच एंगल अगर 90 डिग्री से लेस हुआ तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई भी एक एंगल, यहां और यहां के स्टेटमेंट में अंतर है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ईच मीन्स तीनों के तीनों, और एनी वन का मीन्स तो कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा होगा तो आप चाह के भी कोई भी प्रॉपर्टी लगा करके बाकी 2 एंगल को 90 से ग्रेटर नहीं कर सकते। तो कोई भी एक एंगल अगर 90 से बड़ा हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और दूसरा क्या हो गया कि एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल। अब हिंदी में अगर हम बात करें तो हम लोग जानते हैं कि इसको न्यून कोण कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि धीरे धीरे आपकी ये हिंदी गायब होती चली जाएगी। ये ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक चीज और जो है वो समझना पड़ेगा कि आइसोस्केलस और राइट एंगल दोनों को मिला करके भी एक ट्रायंगल बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। यानी अगर मैं इधर से साइड ले लूं और इधर से मैं अगर एंगल ले लूं और दोनों को अगर मैंने मर्ज कर दिया तो मर्ज करने के बाद भी एक ट्रायंगल निकल के आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की खासियत यह है कि 45,
45 और 90 डिग्री पे चलता है, और इसके साइड के जो रेशियो होते हैं 1:1:√2, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में साइन रूल और कोसाइन रूल में हम चर्चा करके रख चुके हैं कि कैसे आखिर ये 1:1:√2 आती है। अगर किसी विद्यार्थी को आज के क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो आप हायर मैथमेटिक्स के ठीक पिछले वीडियो में जाकर के आप देखेंगे, काफ़ी डिटेल में चर्चा की गई है और साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में चर्चा की गई है। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि प्रॉपर्टी तो हमने समझ लिया, किसी को डेफिनेशन अगर समझाना हो, लेकिन फिर वही बचकानी हरकत होगी कि किसी त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो तो हम उसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। ये सब बचपना वाली बातें हो गई। अगर हम ग्रेजुएट लेवल पे हैं तो हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल की भी एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के सम से कम होना चाहिए। यह है स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे मैंने कहा ए बी और सी, ऑलरेडी मैंने ठीक 10 मिनट पहले आपको पूरा डिफाइन कर चुका हूं कि स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी हमारा क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो किसी भी दो, फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर से अगर कम हुई तो हम उसे क्या कहेंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और मुझे लगता है कि 10 आदमी के बीच में आप बैठे हो और वहां अगर डेफिनेशन देने की बारी आई तो इस डेफिनेशन से ज्यादा बेहतर ये डेफिनेशन है, ताकि इसमें क्या होगा, सारा एंगल, सारा साइड सब ऑलरेडी आ चुका है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जस्ट इसका उल्टा होगा। तो हम इजीली कह सकते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये दोनों पे फोकस एसएससी के बच्चों का कम होता है और बचपन से इस पे फोकस ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हम लोग सीख ही चुके हैं कि a² + b² = c²। और ट्रायंगल में अगर राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हो और मज़ा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमको पता ही है p² + b² = h²। लेकिन जब इक्वल शब्द आया तो ये दिमाग में जरूर रिकॉल कीजिए कि फिर ग्रेटर होता तो क्या होता और लेस होता तो क्या होता। क्लियर यहाँ तक? तो ये कुल मिलाकर के थी साइड, एंगल और ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन की बात। अब चलते हैं ईच एंड एवरी जितने वर्ड इसमें यूज हुआ है इस सब पे थ्योरम है। जैसे एग्जांपल के लिए समबाहु त्रिभुज भी अपने आप में एक चैप्टर है। जैसे अगर हम बात करें एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो अपने आप में कंप्लीट एक चैप्टर है। तो जितने भी इसमें आप देख रहे हो सब अपने आप में एक चैप्टर से और बड़े भयावह है। तो चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि इसके बाद जिसका नाम है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में अब ये होगा क्या, ऑलरेडी पहले से एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हम जान चुके हैं, तो वो केवल फंडामेंटल रूल था। इससे आगे बढ़ते हैं। क्या है ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम? तो सबसे पहला केस, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझते जाइएगा। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, तो किसी भी एक साइड को अगर मैंने दोनों तरफ प्रोड्यूस कर दिया, ये सब ज्योमेट्री का लैंग्वेज है। अरिथमेटिक में लिखेगा इंक्रीज, लेकिन ज्योमेट्री में लिखेगा प्रोड्यूस। तो अगर मैंने किसी भी एक को दोनों तरफ हमने प्रोड्यूस किया तो ये भी हो सकता है, जब भी ज्योमेट्री पढ़िए तो समझिए, ये भी प्रोड्यूस करेंगे, ये भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी बढ़ा सकते हैं और ये भी बढ़ा सकते हैं। इसको कहेगा प्रोड्यूस करना। तो मैंने इसका नाम ए रखा, ये बी और ये सी। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी निश्चित रूप से एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये 180 माइनस एंगल सी है। अब आपको पूरी तरह से क्लियर होता नजर आ जाएगा। और ये 180 माइनस एंगल बी है। क्वेश्चन में अगर देखें रफली तो 180 माइनस एंगल बी प्लस 180 माइनस एंगल सी क्या होगा, ऐसे ही रैंडमली चेक किया। तो चेक किया हमने, तो हमने देखा कि ये 180 और 180 360 हुआ।
माइनस कॉमन ले लिया तो एंगल बी प्लस एंगल सी। और ऑलरेडी आप याद कीजिए लेक्चर के शुरुआत में एंगल बी प्लस एंगल सी हमने क्या लिखा था, 360 डिग्री माइनस 180 माइनस एंगल ए। याद आया कुछ? अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 180 प्लस एंगल ए, जिसको मैंने लिख दिया पाई प्लस एंगल ए रेडियन में। इससे क्या साबित हुआ? तो थ्योरम ये बना कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को अगर हमने प्रोड्यूस किया, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड यानी एक ही साइड को दोनों ओर अगर हमने प्रोड्यूस किया, तो उस पे बना हुआ दो एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री प्लस रिमेनिंग बचे हुए एंगल के सम के बराबर होगा। यानी थ्योरम यहां पर यह बना कि अगर मैंने बी और बीसी साइड को प्रोड्यूस किया तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, बीसी साइड को प्रोड्यूस करने पर जो एक्सटीरियर एंगल होंगे उसके सम 180 प्लस जो रिमेनिंग बचा हुआ एंगल होगा उसके बराबर में होगा। अगर मैंने AC को अगर प्रोड्यूस कर दिया तो फिर हम डायरेक्ट क्या कह सकते, 180 प्लस एंगल B। अगर मैंने AB को प्रोड्यूस कर दिया तो हम क्या कह सकते, 180 प्लस एंगल C। और अगर केवल एक को अगर हमने प्रोड्यूस किया, केवल एक को, तब हम क्या कहेंगे, तो आप समझ चुके हैं कि एंगल A प्लस एंगल B। अगर मैंने केवल B को प्रोड्यूस किया तो फिर हम कहेंगे एंगल A प्लस एंगल C। अब इसको भी क्या किया, कंसेप्ट मैप तैयार करके रख लिया और आप पूरी तरह से क्या कीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। अब आप कहोगे कि सर इसमें आप ऐसे ड्रॉ नहीं किए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर ही होता है, इसीलिए ड्रॉ करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एंगल अगर मैंने मान लिया x डिग्री, ये हो गया y डिग्री, और ये कोई भी एक z, इसको मैंने मान लिया थीटा, इसको मैंने मान लिया अल्फा, और ये हो गया बीटा। तो फर्स्ट केस क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा 180। दूसरा क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड 360, ऑलरेडी नोन है आपको। कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल y इक्वल टू रिमेनिंग टू इंटीरियर अल्फा प्लस बीटा। अगर हम x के बारे में बात करें तो अल्फा प्लस थीटा, और अगर हम बात z के बारे में करें तो फिर बीटा प्लस थीटा। ये हुआ एक एक्सटीरियर एंगल, और अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम कह सकते हैं कि दो एक्सटीरियर एंगल यानी x प्लस जेड तो पाई प्लस थीटा। अगर मैं कहूँ x प्लस वाई तो आप कहेंगे पाई प्लस जेड, और अगर मैं कहूँ केवल और केवल क्या, तो फिर x प्लस जेड हो गया। तो y प्लस जेड अगर मैं ले लूँ तो आप कहेंगे पाई प्लस कितने के बराबर होगा, तो पाई प्लस बीटा के बराबर, यानी थीटा अल्फा और बीटा। यहाँ पर क्या होगा, अल्फा और बीटा। क्लियर यहाँ तक? यानी कुल मिलाकर के थ्योरम, और मेंटली भी आप रट के रख सकते हो कि सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू पाई प्लस रिमेनिंग एंगल। रिमेनिंग जो इंटीरियर एंगल बच गया वो। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट है कि मान लीजिए कि आपके पास में कोई ट्रायंगल है, तो उसके तीन साइड बने, एक AB, एक AC और एक BC। अब मेरा मन किया कि मैं इस एंगल को बाइसेक्ट करूं। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि इस एंगल को मैंने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, एक पार्ट थीटा तो दूसरा पार्ट भी थीटा, और क्रॉस साइन लगाने का मतलब हुआ कि ये एक ऐसा लाइन है जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड की गई है।
ज्योमेट्री की सबसे बड़ी बीमारी है कि जितनी बात बोलेंगे वही सच होगा, बाकी सब झूठ होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि साइड इक्वली, एंगल इक्वली डिवाइड हुआ, और मैंने साइड के बारे में कुछ नहीं बोला, तो अपने मन से कुछ नहीं सोचना है। मीन्स ये हुआ कि ये साइड डिवाइड इक्वली नहीं होगा, फर्स्ट केस। अब होगा कब? एक्सेप्शन। केमिस्ट्री से भी ज़्यादा खतरनाक है ज्योमेट्री। तो यहाँ पर दिमाग में सबसे पहला काम हमने कहा कि एंगल इक्वली डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये हुआ कि साइड इक्वली डिवाइड होगा नहीं होगा, इस पे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई हिसाब किताब अभी नहीं है, केवल एंगल को हमने डिवाइड किया। तो फर्स्ट केस क्या होगा कि थीटा इज इक्वल टू एंगल A/2। एक केस क्लियर हो गया। फिर मैंने दूसरा पॉइंट ये बोला कि अगर ए से चला है तो कहीं ना कहीं साइड पे कट करेगा। मान लेता हूं कि वो किस साइड पे कट कर रहा है? BC को D पर कट कर रहा है। तो किसी त्रिभुज में जिस प्रकार 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होता है, उसी तरीके से 3 ऐसा बाइसेक्टर एंगल होता है जो कि किसी भी एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो मैं अगर यहां से अगर एक और बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो इसको अगर मान लेता हूं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, अल्फा और अल्फा, तो फिर यहां से भी क्या होगा? इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया, मान लेता हूं बीटा और बीटा। जिस पॉइंट पे जाकर के ये मिलता है, इसी पॉइंट का नाम है आई, यानी इन सेंटर। तो फर्स्ट केस हमने कहा कि थीटा इक्वल टू एंगल A/2, तो फिर अल्फा इक्वल टू क्या होगा? एंगल B/2, और बीटा इक्वल टू क्या होगा? एंगल C/2। एक केस तो क्लियर नजर आ रहा होगा। फिर हमने कहा कि B से जो एंगल बाइसेक्टर खींचा उसका नाम E दे दिया, और C से जो उसको खींचा उसका नाम F दे दिया। तो AB, BC और CA साइड्स है। तो AB पे कौन रहता है? स्मॉल c। याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था कि AB जो साइड है वो एंगल C के ठीक अपोजिट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड स्मॉल c डिनोट करते हैं। तो अगर ये कैपिटल C है तो ये हमारा क्या होगा? स्मॉल c साइड होगा। तो इसी तरीके से अगर हम BC की बात करें तो ये स्मॉल a, और AC की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा? स्मॉल b। तो ये जो साइड है हमारे सामने में, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा आप। तो AB का नाम है स्मॉल c, उसी तरीके से BD का नाम क्या हो गया? BC का नाम स्मॉल a, और AC का जो नाम हुआ वो क्या हो गया? स्मॉल b। ठीक है। और ये जो AD है, जो नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, AD, BE और CF ऑल आर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एक बार फिर से, ये एक कंप्लीट ट्रायंगल है, A, B और C इसका वर्टेक्स है। AD इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, हिंदी में जो कहते हैं आंतरिक कोण समद्विभाजक। उसी तरीके से BE ये भी क्या है? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, जो B को बाइसेक्ट कर रही है। और एंगल CF जो है वो एंगल C को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है। क्लियर? ये तीनों जिस पॉइंट पे जाके मिलता है उसी को कहते हैं आई, यानी इन सेंटर। यहीं से आप लोग जो देखते होंगे किताब में थ्योरम, ये शुरू होती है, इन सेंटर। तो अब आप आराम से ग्राफ देख करके, एक तरह से फिगर देख के कह सकते हैं कि इन सेंटर तीनों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बना है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो आज के बाद से कम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ये इजीली कह सकते
कि किसी भी त्रिभुज का इन सेंटर उसके इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे होता है। और जब ये बात आती है तो यहाँ से 3 एंगल डिफाइन होगा। एक एंगल ठीक से देख लीजिए BIC होगा, एक एंगल AIB होगा और एक एंगल AIC होगा। दिख रहा होगा। अब रही बात कि हाउ टू प्रूफ, ये बाद का मुद्दा है। पहले इसको समझते हैं कि ये जो एंगल बना इन सेंटर से, तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो 90 प्लस हाफ एंगल ए। तो इसी तरीके से ये क्या होगा 90 प्लस हाफ एंगल सी। क्लियर? यानी AIB 90 प्लस हाफ एंगल सी और ये होगा 90 प्लस हाफ एंगल बी। हम इसको नाम दे देते हैं इन सेंटर फॉर्मूला। अब मन में ये चल रहा होगा आपको कि ये जो एंगल बना सर ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो आप भी जानते हो कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसीलिए जो एंगल ये होगा वही एंगल क्या होगा, ये होगा। इसीलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा कि इंटीरियर एंगल पे अगर हमें BIC का मान अगर पूछेगा तो 90 प्लस हाफ एंगल AIB याद रखना भी सिंपल है 90 डिग्री। और इस सेंटर से देखो आप तो एंगल C दिखाई दे रहा है, तो 90 प्लस हाफ एंगल C। और अगर हम B की बात करें तो 90 प्लस हाफ एंगल B इक्वल टू AIC। अब रही बात कि ये प्रूफ कैसे होगा, तो किसी एक को हमने पकड़ लिया, जैसे मान लो कि मैंने इसको पकड़ लिया, तो इस ट्रायंगल का जो सम होगा इंटीरियर एंगल का वो भी क्या होगा 180 डिग्री के बराबर। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एंगल BIC प्लस एंगल BC एंगल ICB प्लस एंगल CBI इक्वल टू 180। स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। जैसे मैंने कहा कि इस एंगल का सम, इस एंगल की वैल्यू प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यानी इस त्रिभुज का BIC ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगी। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि ये मेरा अल्फा है, तो ये जो ICB है, ICB वो बीटा है और CBI जो है वो अल्फा है। ये 180 डिग्री है और ये एंगल हमें फाइंड करना है BIC। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एंगल BIC इक्वल टू 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा और बीटा इज नथिंग ऑलरेडी कैलकुलेटेड, अल्फा इक्वल टू B/2 और उसी तरीके से बीटा इक्वल टू एंगल C/2। क्लियर यहाँ तक? अब आप ये भी जानते होंगे कि एंगल B प्लस C, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 180 माइनस एंगल B प्लस एंगल C/2। और ये नथिंग मैं ये भी बता चुका हूँ कि 180 माइनस एंगल A/2 होगा, तो 90 लेस हो जाएगा। ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट 90 प्लस हाफ एंगल A। तो प्रूफ हो गया कि कोई भी इंटीरियर एंगल पे अगर बना हुआ एंगल होगा तो 90 प्लस सामने वाले एंगल का क्या होगा, आधा होगा। तो इतनी प्रूफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप रिजल्ट को याद रखो, आपका काम आसान हो जाएगा। एक पॉइंट क्लियर? जिस पॉइंट पे कटता है, जब नाम ही है सेंटर, तो इस पर एक सर्कल ड्रॉ होगा। अब यहाँ से बहुत लोग ऐसे आपको बोलेंगे कि तो फिर ऑर्थो सेंटर पे क्या होगा, उस पर भी एक जो सर्कल है ड्रॉ होगा, उसको पैडल सर्कल कहते हैं। तो यानी ऐसा नहीं है, कोई भी अगर सेंटर होगा तो उस पर सर्कल ड्रॉ होगा, लेकिन वो सर्कल जो भी ड्रॉ होगा वो बात अलग है। लेकिन इसमें जो ये सर्कल ड्रॉ होगा वो तीनों साइड को छूते हुए गुजरेगा। तीनों साइड को क्या करते गुजरेगा, छूते हुए गुजरेगा।
समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई पूछा कि इन सेंटर कैसे, तो इन सेंटर की मतलब ये हो गई कि इन सेंटर पे एक ऐसा सर्कल गुजरेगा जो तीनों साइड को छूते हुए निकलेगा। ये ऐसा सर्कल होगा परफेक्ट शेप में, और इस सर्कल की जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ इन सर्कल, तो रेडियस ऑफ इन सर्कल जो होगा वो हमेशा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ इन सर्कल इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एस मीन्स सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यानी मैंने ये कहा कि किसी भी अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या कैसे निकालेंगे हम, तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल से डिवाइड कर दिए तो जो निकल के आएगा वो रेडियस ऑफ इन सर्कल निकल करके आएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर हमें किसी ने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तब क्या होगा, तो अब आप एक नया थ्योरम निकाल सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो यहीं से देख के समझो आप कि रेडियस ऑफ इन सर्कल इंटू सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ इन सर्कल इंटू सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। शॉर्टकट में हमने क्या किया, डेल्टा इक्वल टू आर इंटू एस को रट लिया। एस मीन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, और वेल नोन फार्मूला होता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको कोई दिक्कत आई होगी, ठीक है। अब रही बात कि ये जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, इस इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की एक खासियत ये है कि कोई भी एक साइड से ले लो, इस इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर को आप अगर ले लो तो इसने इसको डिवाइड किया है साइड को, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हम कहेंगे ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ठीक से देखो आप क्या हुआ कि इस ए डी ने दो रेशियो में डिवाइड कर दिया है बी डी और डी सी को, तो बी डी और डी सी का वही रेशियो होगा जो एडजेसेंट दो साइड के रेशियो के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर किसी ने कहा कि ये भी तो रेशियो में टूटेगा, ए एफ और एफ भी, बिल्कुल सही होगा। तो ए एफ अपॉन एफ भी अगर लेंगे तो फिर ये साइड क्या है, ए सी अपॉन बी सी। और उसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये जो रेशियो टूटेगा यानी ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी वो एडजेसेंट साइड के बराबर होगा, यानी ए बी अपॉन बी सी। और इसी को हम लोग कहते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्लियर यहां तक? ये इतना विशाल टॉपिक है कि अगर हम इसमें थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़ें तो हम कहेंगे कि ये जो लार्ज पोर्शन है, देखो ठीक से आप, ये ए आई लार्ज पार्ट डिवाइड बाई टोटल ए डी प्लस सी आई डिवाइड बाई सी एफ प्लस बी आई डिवाइड बाई बी ई, ऑलवेज 2 के इक्विवेलेंट, और स्मॉलर पार्ट बाई टोटल। जैसे कि मैंने कहा आई डी छोटा पार्ट हुआ डिवाइड बाई टोटल प्लस एफ आई या आई एफ डिवाइड बाई सी एफ प्लस आई ई डिवाइड बाई बी ई इक्वल टू 1। मैंने क्या कहा कि जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है वो भी दो पार्ट में कट होता है, तो बड़ा पार्ट डिवाइड बाई टोटल, तीनों का सम ऑलवेज 2 के बराबर होता है,
और ये जो छोटा पार्ट बाई टोटल लेते हैं वो 1 के बराबर होता है, और इसी को कहा गया था कुछ समय पहले तक मास पॉइंट ज्योमेट्री। तो आज के क्लास में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी। आप इसको स्लो और फास्ट दोनों करके वीडियो को देख सकते हैं, जिसकी जैसी अंडरस्टैंडिंग हो। अगले क्लास में हम इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से आपकी फिर से शुरुआत करेंगे, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम सब लेकर के आएंगे। चलिए आप सभी को नमस्कार।